नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। पार्टी विद द डिफरेंस में सहयोगियों के डिफरेंट होते तेवर बीजेपी के लिए चुनावी साल में किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। सियासत में हर चीज का अपना तय वक्त होता है और इसे अगर इसी से जोड़कर देखें तो पहले भी अलग अलग मुद्दों पर सहयोगियों ने तेवर दिखाए थे, लेकिन तब ना ये तेवर थे और न इस तरह की अलग सोच। लेकिन अब बिल पर, वोट बैंक पर और अपनी अहमियत को भुनाने का मुफीद वक्त मानते हुए छोटे दल अब बड़े रोड़े खड़े कर रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हिस्सेदारी और सीट पाने की जुगत में अब वो मुद्दे भी सामने आ रहे हैं जो पहले आपसी सहमति से सुलझ जाते थे, अब मीडिया में मुद्दा बन रहा है और धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वहीं बंपर जीत से लवरेज बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि 2014 से जो छोटे दल हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जा रहे थे, अब वही सौदेबाजी में जुटे हुए हैं। सही और गलत सियासत में कुछ नहीं होता, सिर्फ वक्त होता है। 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने बीजेपी के सारे गणित फेल कर दिए हैं, इसीलिए अब बीजेपी को वो आंखें दिखा रहे हैं जो 2014 तक साथ चलने की बात कह रहे थे। तो क्या मान लिया जाए ये मौके की नजाकत को देखते हुए सहयोगियों के तेवर है और नफा नुकसान की बात को लेकर ही बीजेपी के अब रूठे रूठे से हैं। तो इसी मुद्दे पर आज का अखाड़ा और सवाल यह है कि आखिर जो सहयोगी हैं वो इस तरह की समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं। जब मिशन बेहद करीब है, जब लक्ष्य बड़ा है, तो आखिर यहां पर अलग सोच क्यों। पहले कुछ बयान सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तेवर सहयोगियों की किस तरह से अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। जाति जनगणना करानी होगी और जाति जनगणना के आधार पे आप चाहें तो आप 27% को बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़े तो आप बढ़ाइए और वर्गीकरण करिए। लेकिन अगर आप बिना जाति जनगणना के वर्गीकरण करना चाहते हैं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों को आपस में बांटने की और लड़ाने की राजनीति करना चाहते हैं। आपकी मंशा पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, उनका प्रतिनिधित्व मिले, ये कतई नहीं है। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे को लेके कि 6 महीना पहले करने का कहा था, तो अब तो चुनाव 100 दिन के लगभग रह गया है, तो अब ये कब करेंगे। यदि इसको नहीं करते हैं तो हमने इस बात को पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 100 दिन के बाद हमारा रास्ता अपने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में रहेंगे। तो बीजेपी के सहयोगियों की नाराजगी किस तरह के इशारे दे रहे हैं, सियासत में इसका क्या कुछ असर होगा, इन तमाम मुद्दों पर आज की बहस। और इस बहस के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जफर अमीन है, प्रवक्ता सपा है, सिद्धिश्री हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, प्रवक्ता भाजपा है, हेमंत चौधरी जी हैं, प्रवक्ता अपना दल है, और ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ ओपी मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता भी इस बहस में शामिल है। सवाल सबसे पहले हेमंत चौधरी जी आपसे, अभी तक जब भी बात होती थी, जब भी सवाल होते थे, नाराजगी की बात होती थी, उपेक्षा की बात होती थी, तो आप यही कहते थे कि नाराजगी मोदी सरकार से नहीं है, योगी सरकार से। लेकिन अब सवाल आरक्षण पर, बड़ा फैसला लिया केंद्र सरकार ने और आपकी अलग राय, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हमेशा हम ये कहते रहे कि हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। सम्मान अगर कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा, पदाधिकारियों को नहीं मिलेगा, तो फिर इस सरकार का मतलब क्या है जी। केंद्र सरकार से हम हमेशा भी कहते आए कि हमें वहां से दिक्कत नहीं है, समस्या है हमें उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के संगठन से जी। यहाँ के सरकार और संगठन दिन प्रतिदिन हम लोगों को बेइज्जत करने का, अपमान करने का काम करता है। अगर कार्यकर्ता ही अपमानित होगा, जो कार्यकर्ता इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका अदा किया, जो कमेरा समाज, जो दलित पिछड़ा वर्ग मिलकर इनको जो सरकार बनाया, अगर वही अपमानित होगा तो फिर समस्या तो होगी फिर। लेकिन साहब, आज सरकार ने बड़ा फैसला किया, सवर्णों को 10% आरक्षण की बात की जा रही है और आप उस बीच इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, 10% जो आरक्षण दिया गया है, हम उसके विरोधी नहीं है जी। अगर आर्थिक आधार पे उनको दिया गया है जी, कि आर्थिक स्थिति उनकी नहीं सही थी जी, तो आप हमारी पार्टी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है? पिछड़ों को बांटने की साजिश की बात की जा रही है, जो पिछड़े को बांटने की साजिश हो रही है। कौन कर रहा? पिछड़ों को सरकार कर रही है। आपके साथ हैं, आप सरकार के साथ? सरकार बिल्कुल साथ में है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप बांट रहे हैं, आप
आप बांटिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार बनाइए। जो जातिगत जनगणना आपने कराया हुआ है उसकी रिपोर्ट पब्लिश करिए, जनता के सामने रखिए कि कितना प्रतिशत कौन सी जाति का है, उस आधार पे आप उनको आरक्षण दीजिए। अगर तो जो नाराजगी अभी तक योगी सरकार से थी, अब वो मोदी सरकार से भी है। चलें जी, एक मिनट, अगर कोई किसी जात का जो है अगर 1% आबादी है उसकी, तो उसको 10% या 8% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह अगर कोई 8% जो है उसकी जो है जातिगत जनगणना है, तो उसको 2% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमारा कहना है, पार्टी का कहना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस हिसाब से आरक्षण का बंटवारा कर दो। अपना स्पष्ट कर दीजिए, एक बात और स्पष्ट कर दीजिए, मामला आरक्षण का ही है या चुनाव की आहट का असर है? नहीं 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 नहीं, ये बार बार हमसे कहा जाता है, मैं कई जगह गया, आपके यहाँ भी आया, ये बार बार कहा जाता है कि आप लोग अंतिम समय में क्यों बोल रहे हो। जी, सवाल इसी को लेकर अगर आरक्षण की बात की जाए तो ये आरक्षण अभी कुछ ही दिन पहले सरकार के पाले में आया है, मसौदा बनके तैयार होके आया है। मुझे लग रहा है 10-15 दिन हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो जब आया तभी तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। आप बांटो, लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार तय कर दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो। हम इसके ये नहीं कि इसका जो है आप बंटवारा मत करो, कर दो, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार तय कर दो पहले आप। ठीक है पीयूष मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आज बयान आए, एक सहयोगी हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण में जो है साजिश हो रही है, और आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर बंटवारा हो, नहीं तो आंदोलन होंगे। बीजेपी क्या करे फिर? देखिए शैलेंद्र जी, 2 साल पूरे करने जा रही है सरकार मार्च में, 21 महीने सरकार बने हो गई है। आपको बताना चाहूंगा, जब से सरकार बनी तब से हमने सत्ता को आईना दिखाने का कार्य किया है। जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी गलत थी हमने बताया, चाहे वो 500 रुपए की दलाली की घूस 5000 में हो गई हो। फलस्वरूप आपने देखा अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जो थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी गिड़गिड़ाते नजर आए। न्यूज चैनलों ने खूब चलाया, आपके चैनलों ने भी चलाया कि साहब मेरी दरखास्त लिख लो, FIR लिख लो। एक पहली बात। दूसरी बात रही SC/ST एक्ट की, उस पूरे देश की, आपको शैलेंद्र जी बताना चाहूंगा, पूरे देश की इकलौती ऐसी भारतीय समाज पार्टी थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने खुलेआम SC/ST एक्ट का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के हम गठबंधन में छोटे भाई की तरीके हैं, और हमने इनको चिताया, बताया, फलस्वरूप इन्होंने नहीं मानी बात। रिजल्ट आपके सामने है, 5 प्रदेशों में क्या हुआ सबके सामने है। देखिए, दूसरी बात यह रही कि जो हमारा गठबंधन हुआ था 6 जुलाई 2016 को, हमारी मांगे क्या थी? जो ये 27% का आरक्षण है, जिसमें 7% पिछड़ों को, 9% अति पिछड़ों को और 11% सर्वाधिक पिछड़ों को वर्गीकरण कर दिया जाए, हमारी कोई यही मांग थी। हम कोई ठेका पट्टा नहीं मांग रहे थे। दिक्कत क्या हुई शैलेंद्र भाई, जो हमारे एक और सहयोगी दल बैठे हुए हैं अपना दल के, जिनको यह बात अब चुनाव के पहले नजर आई। शासन में आप रहे, केंद्र में, वहां की मलाई आपने खाई, यहाँ पे रहे आपके एक मंत्री और एक MLC साहब, यही तो सवाल पैदा हो रहा है, यही तो सवाल हो रहा नहीं कि सहयोगी जब आधार पे कह रहे हैं कि बंटवारा होना चाहिए, कोई आधार तो हमें बता दो आप। बिल्कुल, कोई आधार बता दो। आप तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना। अब क्या इनसे कहें हम, लेकिन आप सुनिए, आप कहिए, 25 दिनों से जो माननीय योगी जी के टेबल पर सोशल जस्टिस कमेटी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो है धूल खा रही है, उसको इनको तुरंत लागू करना चाहिए। 46 कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास है, इकलौते हमारे राजभर जी खुद खड़े होकर कहते हैं कि आप इसको कैबिनेट में लाइए, पास करिए, इसमें पास करने में क्या दिक्कत है साहब? लेकिन इस तरह की बातें करना कि बीजेपी ये घमंड न करे और राजभर को रोक सकती है, राजभर टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, इस तरह की बातें। एक बात बताइए शैलेंद्र जी, अगर हम अपने हक की बात करें, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अति दलितों की, हम उनकी सम्मान और उनका हक दिलाने की बात करें तो हम गलत कहलाते हैं। अपनों से इस तरह की बातें बिल्कुल करेंगे सर, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। आपको क्या लग रहा है हमको सार्वजनिक मंचों पर क्यों आना पड़ता है? एक फोरम होता है, गठबंधन की एक नीति होती है, हमने वहां पे कई बार लेटर लिखे, मिन्नतें करी, हमारा काम नहीं हुआ तो हमको सार्वजनिक मंचों पर आना पड़ा। अब हम ही को देखा देखी दूसरे और अन्य दल, सहयोगी दल हैं, वो भी यही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमने प्रेशर पॉलिटिक्स कभी नहीं की, हमने हक की बात करी। ओपी मिश्रा जी, पार्टी विद द डिफरेंस में ये डिफरेंट बोल क्यों? आखिर पार्टी सबको एक साथ लेकर क्यों नहीं चल पा रही है? चुनाव का वक्त करीब है, मिशन आपके सामने बड़ा है और बड़े सवाल भी सहयोगियों के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश को बड़ा राज्य है ना, दिल्ली का रास्ता तो यहीं से तय होगा और यहीं पर विभाजन दिख रहा। उत्तर प्रदेश में भी हमारे सहयोगी दल हैं, अपना दल है और भारतीय बहुजन समाज पार्टी है जी।
भारतीय तो समाज हम पार्टी सब समन्वय से काम करते हैं और समय समय पे सबकी राय ली जाती है और समन्वय से सरकार चलती है। कोई अपना दल हमारे केंद्र में भी हमारे सरकार में है और आप सुन लीजिए जी। अगर आप नहीं सुनेंगे, आप अगर नहीं सुनेंगे तो बता दीजिए कि मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात जी। तो अपना दल हमारे केंद्र में भी हमारे पार्टनर हैं और राज्य में भी हैं और बहुजन और भारतीय समाज पार्टी, ये अपने राजभर समाज पार्टी भी हम लोग के साथ है। भारतीय समाज पार्टी आपको सहयोगी सरकार सब मिलजुल के सरकार का जो निर्णय है वो सभी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है और लगातार इसमें देखिए जहां भी जो मुद्दा SC/ST का मुद्दा था या वो आज अति पिछड़े सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का मुद्दा है, समय समय पे सरकार अपना निर्णय ले रही है और सरकार बिल्कुल काम करती हुई दिख रही है। रास्ता बताइए अपना दल कह रही है कि आरक्षण जो है साजिश है पिछड़ों को बांटने की और राजभर साहब बोल रहे हैं कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। आपके सामने क्या विकल्प है, क्या रास्ता है, कैसे सहयोगों को मनाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सभी सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रही है। किसी एक धर्म अपनों के साथ की पहली बात कर लीजिए ना, पहले अपनों के साथ की बात करिए। नहीं, सबसे बात हुई है और सभी मिलजुल के सरकार चला रहे हैं और सभी इसके हिस्सेदार हैं और सबके साथ मिलके ही कोई निर्णय होता है। बाहर कोई कुछ भी बात करे लेकिन जो निर्णय है वो सबके साथ मिलजुल के लिया जाता है और सबके साथ मिलके बात हुई है क्या? लिया जाता है तभी किसी बात को आगे ला जाता है। इनकी जानकारी में नहीं होगा लेकिन जी ओपी जी, मैं अभी शैलेंद्र जी मैं बताना चाहूंगा जी। हाँ, ओपी जी बता रहे थे कि सहयोगी दलों से हम लोग राय मशविरा भी करते हैं जी। अरे ओपी जी, आपको तो सहयोगी दल का नाम भी नहीं पता है और बात कर रहे हैं राय मशविरे की। अरे कौन सी राय मशविरा हमारी मानी जाती होगी? राय मशविरा अगर आप लोग माने होते तो आज ये दिन नहीं आता। 20 महीने से बंद कमरे में हम लोग आपको राय मशविरा अपनी बातों को रखते आए लेकिन उस पर आज तक सुनवाई हुई? मुद्दा ये है। देखिए आप सरकार में हैं और आपको बड़े जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए और आप इस सरकार का हिस्सा हैं और आप लगातार शुरू से इस सरकार का हिस्सा रहे हैं और सभी निर्णयों में साझेदार रहे हैं की तरह ही तो अगर आपको अपने सरकार से जो भी जहां भी बात कोई आपको वहां पे असहमति है तो उसका एक पर्टिकुलर फोरम है, बोलना चाहिए। जो असहमति थी बार बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने उस बात को रखने का पूरा प्रयास किया लेकिन सुना कहां गया। इसलिए आज ये दिन आया कि हम लोगों को बोलना पड़ा, केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये बात रखनी पड़ी कि हमको ये समस्या आ रही है। नहीं होता है, सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। अरे सर, जिसका वोट आपने जो दलित पिछड़ों का वोट आपने लिया हुआ है, की लड़ाई है, सियासत पर इसका क्या कुछ असर होगा? जफर अमीन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी ने 73+ का मिशन यहाँ पर लोकसभा में रखा है लेकिन यूपी की सियासत जिस तरह से पल पल करवट बदल रही है, जिस तरह से सहयोगी उनको तेवर दिखाते हैं, आप बदले हुए समीकरण को किस तरह से देखते हैं और सपा इसे किस तरह से लेती है? सारा समीकरण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया है। ये जो आज आप देख रहे हैं ये चीजें इन्हीं 3-4 दिनों का डेवलपमेंट है और भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि 73 सीट के 80 में से 1 सीट भी नहीं पाएगी। इसीलिए उसने जहां दिल्ली में बात हुई है बहन मायावती जी की और अखिलेश यादव साहब की, जब बात हुई और उसी के बाद से CBI इंक्वायरी हो गई, जब देश की जनता थोड़ी थोड़ी करने लगी इस बात पर कि साहब ये तो गलत बात है, चुनाव सर पर है और जब 2 कमजोर तबके के लोग एक हुए हैं तो ऐसे वक्त में CBI को डाल देना घसीट के, तो सीधे सीधे उससे पूरे हालात राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अब घबरा के भारतीय जनता पार्टी उसमें सफाई देने लगी। मिसाल के तौर पर सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल माननीय अखिलेश यादव जी से पूछा कि बताइए आप तब चीफ मिनिस्टर थे जब खनन हो रहा था, आपने ये किया कि नहीं? हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जो सवाल CBI को पूछना था वो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और CBI
दोनों ही मिले हुए हैं और इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज जो बात पैदा हो रही है, हमारे साथी अपना दल के और भाजपा के दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सही है कि इनके सामने दिक्कतें हैं। जो पिछड़ी जात और दलित के लोग साथी हमारे एक हुए हैं जो गठबंधन को लेके, उससे ऐसा महसूस हो रहा है सबको कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के हम चुनाव के मैदान में आएंगे तो हमारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ो अगर चुनाव जीतना है तो ये है, ये सारा समीकरण हम मुबारकबाद देना चाहेंगे बहन जी को भी और माननीय अखिलेश यादव। पर साहब आपने तो कांग्रेस को भी किनारे कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं आप जी। कांग्रेस को भी किनारे कर दिया। नहीं, कांग्रेस को इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ है नहीं जी। हाँ, सिद्धेश्वरी जी लेकिन कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है जी, लड़ाई बीजेपी से। मध्य प्रदेश में लड़े हैं तो वो हमको कह रहे थे कुछ नहीं है, तो आप उत्तर प्रदेश में उनका नहीं कुछ है जी। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर दिल बड़ा करते हैं आपसे तो वो हमारे साथ आएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से नतीजों के बाद कॉन्फिडेंस हासिल किया है, जिस तरह से यूपी में समीकरण चेंज हुए, उम्मीद थी कि यहां पर कांग्रेस दमदारी से ताल ठोकेगी, लेकिन सपा बसपा ने पहले किनारे किया और बीजेपी में जिस तरह से बगावत के सुर सामने आ रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखती हैं ताजा हालात? देखिए, गठबंधन की बात है अगर यहाँ पे तो परिस्थितियों के वशीभूत होता है गठबंधन, और उसमें संख्या है और जो भी कुछ है उस हिसाब से किया जाता है। और अगर यहाँ अगर हमारा नहीं भी बनता है तो हम तो इनके साथ अभी चाह रहे थे, लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है तो हम अकेले लड़ेंगे और अकेले लड़के हमारे पास बहुत दमदार हैं। हम बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने देख भी लिया है 3 राज्यों में हमारा क्या हुआ है। बीजेपी के सहयोगी जिस तरह से उनको तेवर दिखा रहे हैं, इसे आप क्या समझती हैं? देखिए, बीजेपी का तो अब जहाज डूब रहा है, पहली बात तो। अब उनके जो और भी जो मंत्री हैं वो लोग भी अलग हो रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, वो लोग भी अब लड़ने के चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। तो बीजेपी की तो बात ही सोचिए, अब वो अलग अलग कभी समरसता खिचड़ी बनाए, चाहे सीबीआई जांच किसी पे करवाए, वो कुछ भी ये चुनावी मोड पे आ गए हैं। बहुत यात्राएं अब उनकी चालू हो चुकी है, इस प्रकार का उनके पास धन बल है, वो ये सब कार्यक्रम करने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। ठीक, ब्रजेश मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से घटनाक्रम सामने आए, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के विधायक और सांसद आमने सामने हैं, योजनाएं जमीन तक पहुंची नहीं है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, सहयोगी इस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, चुनौती किस तरह की है सामने? देखिए, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रत्यक्ष चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं, और ये चुनौतियां मैं समझता हूं कि गठबंधन को लेकर के भी होती हैं, ये चुनौतियां अपने वोट शेयर को बढ़ाने की भी होती हैं, अपने गठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर के भी होती हैं, और ये संक्रमण का समय है, एक तरह से ट्रांजिशन टाइम है। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने देखा कि विपक्ष में एक गठबंधन की उम्मीद थी तो वो नहीं बन पाया, कांग्रेस को बाहर रखा गया। फिर आपने देखा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी संभावना थी, वहां पर भी बाहर रहे ये लोग। इसी तरह से आपने देखा कि महागठबंधन का नतीजा तेलंगाना में अच्छा नहीं आया। तो इस तरह से आप देखिए, सत्ता पक्ष के लिए भी चुनौतियां हैं कि कहीं कहीं पर विकास नहीं पहुंचा है या अपनी बात नहीं पहुंची है, और इनके जो सहयोगी दल हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र जो है वो एक नए रूप में हमारे सामने रोज कुछ न कुछ लेकर के आता है, और मैं समझता हूं कि ये जो अभिव्यक्ति है ये बड़ी अच्छी है, और जो इनके सहयोगी दल हैं उनको निश्चित रूप से मीडिया पर भी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी बात करनी चाहिए, और जो उसका एक समाधान हो उसको उनको लाना चाहिए, मिलकर बात होनी चाहिए, पर बात नहीं हो रही और बात बन रही है, क्योंकि इन्होंने सब इतने दिन शासन चलाया है और अभी उत्तर प्रदेश में इन लोगों की सरकार भी है। तो मैं समझता हूं कि ये बातचीत ही इसका माध्यम होता है, और जो बहुत ज्यादा असंतोष है, जैसे आपने देखा आरएलएसपी का बिहार में, तो उन्होंने अपने को गठबंधन से अलग कर लिया। तो ये मैं समझता हूं कि ये संक्रमण काल है, और ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं देश में 2 महीने के अंदर देखी जाएंगी। हेमंत चौधरी जी बताइए। बिल्कुल ब्रजेश जी ने सही कहा, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो रिपोर्ट सही पब्लिश नहीं हो रही है। अभी मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, एक जनपद है यहाँ पे सिद्धार्थनगर, अति पिछड़े जिले में ये घोषित है। वहां पे अधिकारियों ने रिपोर्ट लगा के दे दिया है कि ये जनपद ओडीएफ में घोषित हो गया। आप अगर ग्राउंड रियलिटी वहां का जाके चेक करेंगे तो किसी भी गांव में 10 से 15% वही सवाल है कि जो जनता तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा। अगर ये चिंताएं आपकी हैं तो उसको लेकर पार्टी से आप बात करिए, सवाल खड़े करना, अलग राह तय कर लेना, और यहाँ तक की बात करना कि व्यवहार सुधार लें, नहीं तो हम कोई फैसला लेंगे, वो भी ऐन वक्त पर। अब नहीं ऐन वक्त पे नहीं, आप फिर वही बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमने भारतीय जनता पार्टी न किसी के
धमकी से डरती है जी, और न किसी दबाव में काम करती है। उसका अपना एजेंडा है। और सर सहयोगियों को साथ भी तो लेकर चलना चाहिए। तो अहंकार है आपका सर। वही तो ये भी कह रहे हैं, वही तो ये भी कह रहे हैं। हमारा कोई अहंकार नहीं है, हम किसी अहंकार में काम नहीं करते और न ही किसी दबाव में काम अहंकार ही है। आपके सहयोगी दल भी अहंकारी। अरे जिसने आपको वोट दिया सरकार में, इस गठबंधन को कम से कम उसका तो काम करो आप। किसी पार्टी को लग रहा है कि मेरे कहने से ऐसा भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बन रहा है और हम दबाव की राजनीति कर रहे हैं, तो आपने बिहार में आरएलएसपी की हालत मिश्रा जी, दबाव की राजनीति कर रहे हैं आप। गठबंधन से बाहर चली गई। राजभर साहब ने भी आज कहा है कि बीजेपी घमंड न करे कि राजभर को रोक लेगी। देखिए शैलेंद्र जी, ना हम किसी घमंड में नहीं करते और न ही किसी दबाव में बात करते हैं और न किसी और न ही किसी पार्टी के दबाव में काम करते हैं हम। शैलेंद्र जी देखिए, 4 बार दबाव में काम नहीं करते तो सहयोगियों की सुन भी तो नहीं रहे हैं। लंबे समय से अपनी बातें रख रहे हैं, हर मुद्दे पर इनकी अपनी अलग राय होती है और हमारी सहमति नहीं। और हमेशा से जब से देखिए सहयोगियों को साथ चलने का जो फॉर्मूला है वो एनडीए का ही है। वो चाहे अटल जी का शासन हो या और कोई भी शासन हो, फॉर्मूला फेल क्यों हो रहा है? सरकार चला रहे हैं, फॉर्मूला फेल क्यों हो रहा है? और सभी सहयोगी हमारे साथ हैं और हम कभी सहयोगियों के साथ फेल नहीं हुए हैं। पीयूष मिश्रा जी बताइए। शैलेंद्र जी देखिए, 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार रही, 4 बार सपा की सरकार रही। सपा ने केवल एक जाति का विकास किया और बहन जी ने केवल एक जाति का विकास किया। अब बात आती है पाल प्रजापति, कुमार, केवट मल्ला, इन सब बिरादरी, निषाद, इन सब बिरादरी सबका साथ सबका विकास की बात की थी जी। अब देखना आपको यह है कि आपको चुनाव में देखा होगा कि सारी जो है एक होके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की और भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट। अरे हम वही तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होने के नाते इनको हमेशा बताते रहे हैं। आप कह रहे हैं ना एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की जीती ना उपचुनाव लोकसभा का, समाज की तीनों सीट जीते ना। बाकी और आपने क्या किया? तो सब एक हो गए। शैलेंद्र जी सपा के जो हमारे भाई बोल रहे हैं, मुझे पूछिए इनकी 4 बार सरकार रही, किसका कितना विकास किया है मुझे दे सकते हैं। चाहे आपके सपा में आपके समय चाहे भर्तियां होती थी तो आयोग का नाम बदल दिया जाता था। अरे आप अपने दामन में देखिए, आप दूसरों को मत सलाह दीजिए, आप अपने दामन में देखिए। और भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी हैं, हमने हमेशा से कहा है कि भैया आईना देख लो। आईना इन्होंने नहीं देखा, परिणाम स्वरूप 4 प्रदेश और 3 यहाँ देख अपनी सड़क पे खुदा कैबिनेट मिनिस्टर चला रहा है। यही तो हम लोग बात उठा रहे हैं अपनी कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 100 दिन में हमारी बातें नहीं मानती है तो हम चलवाया सरकार बहुत पहले। अरे भाई ऐसा तो मत बताइए कि आपके समय में क्या राम राज्य था, हर जगह दिक्कतें होती है, उसको हमने बताने का कार्य किया है। अरे आपके यहाँ पे क्या क्या हुआ है सब पता है। आपके समय में सपा के कार्यकाल में क्या हुआ है आप भी तो गठबंधन धर्म नहीं निभा पाए। जफर अमीन साहब, हमको आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मुद्दा क्या है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और इनको हमेशा बता रहे हैं बार बार। शिवपाल यादव को नई पार्टी क्यों बनानी पड़ी फिर? अगर आपके अंदर इतना ही सब कुछ था तो शिवपाल यादव को अलग पार्टी क्यों बनानी पड़ी? कांग्रेस की किनारे ये साथ पसंद है और ये साथ ज्यादा दिन चला ही नहीं। पिछड़ी जाति एक हो जाए, सब लोग एक हो जाए, एससी एक हो जाए, कमजोर तबका एक हो जाए, जो भी चाहे किसी जात का कमजोर है वो सब एक हो जाए। हम कहां आपसे अलग बात कर रहे हैं? हम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी शुरू से कह रहे हैं, वही आप बोल रहे हैं आज यहाँ पर जी। भाई वो कह रहे थे कि भाई जो जनगणना हुई है उसका सारा डाटा इनके पास है, उसी हिसाब से आप दे दीजिए आरक्षण। अरे उसी की तो बात हो रही है, वो तो पहले का क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो 2 साल से कह रहे हैं इस बात। ये जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं? लागू करने की बारी आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को ठगना है। भारतीय जनता पार्टी के जो ओपी भाई बैठे हैं हमारे, इसे कहूंगा जब आपको वोट लेना था तब तो आप खूब याद आए। अब अभी जब उनका हक दिलाना है तब आप क्यों नहीं कर रहे? राजनीति करती है वो जाति धर्म सब विकास की राजनीति में जो सहयोगी उनका भी ख्याल रखना चाहिए। किसी भी उत्तर प्रदेश में जाति धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी समाज का तुष्टीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो किसी जात की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की साहब क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से समझौते तो किए हैं। गठबंधन धर्म को आपको निभाना है, उनको इस तरह से आप उपेक्षा करेंगे, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़े करेंगे इस तरह से। तो आप क्षेत्रीय पार्टी नहीं हो, क्षेत्रीय पार्टी का सम्मान नारे के साथ काम कर रहे हैं और उसी नारे को फलीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। उसमें उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश में हम जिस परिणाम की अपेक्षा करते हैं वो परिणाम हमारा 2019 में आएगा।
अच्छा ये बताइए, सहयोगियों की नाराजगी के साथ भी सहयोगियों की नाराजगी के साथ भी आप इस परिणाम क्यों नहीं कर रहे? सहयोगी को हम मना लेंगे, सहयोगी नाराज होते हैं, हम सहयोगियों से बात करेंगे। सहयोगियों की जो भी चिंता है भारतीय जनता पार्टी उचित प्लेटफॉर्म पे उसका निवारण करेगी। साहब अभी तो थोड़ी देर पहले धमकी दे रहे थे, आप किसी से डरते नहीं है। 2019 में हम चुनाव लड़ेंगे और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री 2019 में हम सब मिलकर बनाएंगे। अरे कोई आपसे संतुष्ट और सभी आपका कोई सहयोगी, शिवसेना को देख लीजिए, शिवसेना ने क्या कहा, आप कोई सहयोगी संतुष्ट बता दीजिए जो खुल के आपके पक्ष में बोल रहा हो, खुल के आपके विरोध में जरूर बोल रहा है। सब छोड़ के आपसे अलग हो रहे हैं, आपका जहाज डूब रहा है, आपके कैप्टन सहित जहाज डूब रहा है। जो आप आरक्षण ले आए, आप ये क्यों नहीं लाए? आप जान नहीं कि अब कहीं के नहीं रह गए हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जहाज ऊपर आ गया है, हमारा जहाज डूब नहीं रहा, हमारा जहाज उड़ रहा है और लगातार हवा में उड़ गया था। देखिए हमें आपको अभी याद आई है, ठीक है जबरामन साहब, ठीक है जबरामन साहब, बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के सहयोगी से सवाल करें तो ज्यादा सही है। ठीक है हेमंत चौधरी जी बताइए। मुझे लगता है जो हमारे सपा के और कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए हैं, पहले आप लोग अपनी कलाई में जो है गिरेबान में झांकिए क्या हो रहा है। हम गठबंधन में एनडीए के साथ थे, हैं और आगे रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समस्या हमें उत्तर प्रदेश सरकार से है, उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर दीजिए। सार्वजनिक रूप से क्यों बोल रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? आप लोग कमरे में बात करिए ना, कमरे में बात करेंगे। अभी आप कह रहे कमरे में बात कई बार हुई नहीं। ठीक है ओपी मिश्रा जी, हेमंत चौधरी जी को बात कर लेने दीजिए। पब्लिक के सामने हेमंत चौधरी जी को बोले नहीं सुना हमारी बात, तभी तो सबके सामने रखा जा रहा है इस बात को। तो साहब आप बताइए, इतनी बार आपने बीजेपी के सामने अपनी बात रखी, अपनी परेशानी रखी, उपेक्षा का लंबा दौर गुजर चुका है। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है जी। 100 दिन में 10 दिन पूरे होने को है। अगर यह बात हमारी नहीं सुनी गई तो नहीं, ये आखिरी गठबंधन 20 महीने से अल्टीमेटम दे रहे हैं। अरे तो हम आपकी तरीके सत्ता की मलाई थोड़ी ना सीट में थोड़ी ना आए हैं करने, 20 महीने से बैठ के खा रहे हो, बार-बार धमकी देते हो आप जो है। ना हमने कभी ठेका मांगा, ना हमने कोई लोकसभा की सीट मांगी। आपके तरीके से पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं कि 9 सीट दे दो, 10 सीट दे दो, एमएलसी बना दो। आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, हम लोग कोई सीट की पॉलिटिक्स और ये नहीं करते। तो ऐसे में बीजेपी क्या करे? आपकी अलग मांग है, उनकी अलग मांग है, बीजेपी करे क्या? फिलहाल 100 दिनों का अल्टीमेटम दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। 17 फरवरी को हमारी एक बड़ी रैली मुंबई में हो रही है, सोमैया ग्राउंड में। उसी दिन फैसला हो जाएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सवाल फैसला क्या होगा और फार्मूला क्या होगा, इन तमाम सवालों के बीच अभी बीजेपी और उनके सहयोगी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यह है कि फार्मूला फाइनल क्या होगा, और 2019 में जब मिशन इतना बड़ा है तो आखिर बड़े दल को साथ ही छोटे दलों को किस तरह से साथ रखा जाएगा, इसी पहली पर बहस जारी है। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो बीजेपी से अपने रूठे नजर आ रहे हैं और इस नाराजगी में किसके लाभ यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे, पिछले 15 दिनों के अगर घटनाक्रम को यूपी में समझें तो हर पार्टी के लिए कुछ न कुछ यहां पर ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। आप इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे बीजेपी के लिहाज से जब उनके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं? कांग्रेस की बात कर ली जाए, सपा बसपा गुपचुप तरीके से गठबंधन की डील हो रही है और सपा बसपा भी नए फॉर्मूले पर वर्क कर रही है। तो यूपी की सियासत के लिहाज से आप इस नई तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से अपने अब ये तेवर दिखा रहे हैं बीजेपी को, इसके नतीजे किस तरह से सामने आ सकते हैं? देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अपना अस्तित्व भी बचाना है, सरकार से लाभ भी लेना है, अपने वोटर्स को लाभ भी देना है और अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए विरोध भी करना है। अगर हर बात पे सहमत हो जाएंगे है, उसी के दम नहीं, आइडेंटिटी का मेरा मतलब ये है कि जो उनके वोटर हैं वो इंटैक्ट रहें, और अगर वो पूर्ण रूप से सरकार से सहमत ही हो जाएंगे तो फिर वोटर इंटरमिंगल करने लगेंगे जी। लेकिन तो वो एक समस्या पैदा हो जाएगी। देखिए और जहां तक विपक्ष का है स्थिति जो है वो मैं बता रहा हूं, संदेश क्या जाएगा वो एक दूसरा विषय हो गया। विपक्ष का जहां तक प्रश्न है, देखिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ 2017 में समझौता किया था, उसका नतीजा अच्छा नहीं मिला था। इसी तरह से जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस ने इनके साथ गठबंधन नहीं किया।
फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये देखा कि हम परंपरागत तरीके से इनके विरुद्ध कोई नहीं खड़ा करते कैंडिडेट रायबरेली और वहाँ अमेठी में, तो उन्होंने राहुल और सोनिया की सीट के लिए पहले ही कह दिया कि साहब हम खड़ा नहीं करेंगे कोई कैंडिडेट, आप लड़िए, किंतु हम आपके साथ जो है गठबंधन भी नहीं करेंगे। कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इस विकल्प के कि वो सीधे इलेक्शन में जाए। और अभी मैं समझता हूं कि आने वाले 3-4 हफ्तों में या 1 महीने में बहुत सारे और भी परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे जो राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण होंगे और आश्चर्यचकित करने वाले। आपसे समझना चाहेंगे इन तमाम घटनाक्रम में आप किसे फायदे में देखते हो, किसे नुकसान? देखिए अभी तक तो जो है, क्योंकि वोट परसेंट 2014 को देखते हुए सपा और बसपा गठबंधन को यहाँ पे बड़ा भारी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब ये फायदा कितना मार्जिनलाइज हो जाएगा, क्योंकि और सारे पॉलिटिकल एक्शंस होंगे। अभी आपने देखा 10% रिजर्वेशन जो आरक्षण संविधान संशोधन की बात हो रही है, वो उसका क्या असर होगा, और डेमोग्राफिक कंटेंट में जो सवर्णों का वोट परसेंट है वो कितना है और कितना काउंटर बैलेंस होगा, ये सब चीजें अब फिर से हम लोगों को देखनी पड़ेंगी कि। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इस नए आरक्षण कार्ड के बाद सियासी धरातल पर काफी तेजी से परिवर्तन देखा जाएगा और अन्य राजनीतिक दलों को अपना राजनीतिक सहयोगियों को शांत कर पाएगा। हेमंत चौधरी जी, देखिए जो 10% आरक्षण की आज बात कही गई है लागू की, अब जो आया है ये जी, हम लोग उसके विरोध में नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है तो आप उनको आरक्षण दीजिए। और पिछड़ों को बांटने की साजिश, पिछड़ों की जो बांटने की जो साजिश हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका कोई आप आधार तय कर दो। खतरा आपको क्यों ज्यादा बड़ा लग रहा? नहीं, हमें खतरा जो पिछड़ी जातियां हैं जी, उसको ये लोग आपस में लड़ाने का काम करने जा रहे हैं जी। जो जिसकी संख्या मान लीजिए 8% है, उसको 2% आरक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी 1% है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पिछड़ी जाति में या किसी भी जाति में बांटने का काम करेगी। जो अभी जो 10% आरक्षण की बात हुई है, ये बहुत लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है, बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही है कि जो अरे वो पीजी फिर जातिगत जनगणना आप लोग पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग तो ये भी कह रहे हैं, ओपी मिश्रा जी, साथ तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एससी एक्ट में जिस तरह से आपने परिवर्तन किया था, समाज में नाराजगी थी, उसका डैमेज कंट्रोल है ये किया है। ओपी मिश्रा जी एक बात बताइए, अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक ये क्यों नहीं लागू हुआ? 2007 अभी तक आप कहाँ थे? और दूसरी बात ये बताइए, 50% के ऊपर आप अध्यादेश ला सकते हैं 10% लागू करने के लिए। राम मंदिर, पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा। परिवार से लेके और सहयोगी तक। जी पहले सवाल सुन लीजिए पीयूष जी का, फिर आप जवाब दीजिए। आपके सहयोगी और बड़ा सवाल करते हैं आपसे। ओपी जी ये बताइए, अब तक आप लोग कहाँ थे? पहली बात। दूसरी बात, जब 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है तो यह आपने लॉलीपॉप आज क्यों जारी किया? तीसरी बात, अगर रही अध्यादेश की, तो आपको राम मंदिर पे लाने के लिए अध्यादेश नहीं था। आपके यह घोषणा पत्र में लिखा है ऑल द पॉसिबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राम मंदिर के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अध्यादेश भी आता है, सरकार भी आती है, सब कुछ आता है। राम मंदिर के लिए आपको अध्यादेश लाने का समय नहीं है। इस 10% के लिए आप बहुत उतावले हुए जा रहे हैं, जबकि आपके पास समय कम है। मिश्रा जी जवाब रख दी है कि हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद उस पर अध्यादेश लेके आएंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी कोर्ट के आदेश के अनुसार। कहा प्रधानमंत्री आपका यह 10% एक लॉलीपॉप है जो आप सवर्णों को दे रहे हैं। जी ने कहा है कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद कोई बात करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो मानेंगे। आदेश आने के बाद आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करेंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे आप, या आपके प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे? मेरा सवाल है सरकार, ठीक है, बारी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी है उस पे। हाँ तो वही बात, सहयोगी भी तो स्पष्ट रूप से बहुत कुछ कह रहे हैं, उनको भी तो समझिए। ओपी जी एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना हो चुकी है जी। तो अगर हो चुकी है तो उसको रिपोर्ट लोगों के बीच में लाने में दिक्कत कहां आ रही है? अगर जातिगत जनगणना हो चुकी है तो उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा है? जब सरकार के कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे उसके योजनाएं हैं जिसके लिए जहां जनगणना की जरूरत पड़ती है वहां जनगणना का इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध रूप
राजनीतिक हिसाब किताब पब्लिश किया जाए, सरकार उस पर जरूर काम करेगी और उसको जरूर बाहर लेके आएगी। मिश्रा जी ये बताइए, आपके अपने सवाल है, वक्त की कमी हमारे पास, वक्त की कमी हमारे पास, ठीक है, सहयोगियों के सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी इन सवालों को समझने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है? सिद्धि जी, आप इस तरह के जो सवाल हैं बीजेपी के अंदर हैं, उसमें आप किस तरह से देखती हैं और आप इसे अपने अवसर के हिसाब से किस तरह से आंकती हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो रहा है कि इनका चुनावी समर है। ये अब जब समय इनका समाप्त हो रहा है तब ये इन्होंने ये क्यों आरक्षण की बात निकाली? इतने दिनों से ये इनके हाथ में सब कुछ था। वो केवल भारतीय जनता पार्टी का 2019 का चुनाव नहीं है, वो कांग्रेस के लिए भी चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट के उसमें दे दिया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, झूठ का सहारा लेकर ये चुनाव लड़ना चाहती है। एक झूठ को बार-बार कहने से आप जनता से दावा क्यों नहीं हो जाएगा। ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आप अभी जो कह रहे हैं ये चुनावी समर है, लगातार वो आप जब यहाँ 3 राज्य में जब आपने देखा आपकी कुछ नहीं बनी, वो झूठ ही रहेगा। आपको समझनो का कब याद आई है? वो झूठ सच नहीं हो जाएगा। देखिए, अभी बोलिए नहीं, आपको समझनो की अभी क्यों याद आई? आप इसका जवाब दे दीजिए। मतलब चुनावी वर्ष में आपने क्यों याद किया है, ये बता दीजिए। हम सबका साथ सबका विकास करना है, सबका साथ सबका विकास तो सब अपने का साथ तो अपना नहीं पा रहे हैं। कार्यालय तो विकास की बात कर रहे हैं, उन पिछड़ों और दलितों को भूल गए आप। सबका साथ सबका विकास किया होता तो सरकारों को आरक्षण पहले दिया होता। विशेष के लिए हमारी जो चलिए जफर अमीन साहब, बीजेपी की अपनों की फूट को आप किस तरह से देखते हैं? सपा इसे किस तरह से लेती है? या वो शहर हो, जिस तरह से बीजेपी के अपने उनसे सवाल कर रहे हैं, आप इसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, बीजेपी से चूंकि जनता बुरी तरह नाराज है जी, और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जनता उतारू बैठी है। बाकी 5 राज्यों का असर आपने देखा और अब उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी को भी जो सही मानों में जीतना है और जनता के बीच में अपनी साथ बनाए रखना है, चाहे वो छोटे दल हो चाहे वो बड़े दल हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल के सड़क पर आना होगा। हेमंत चौधरी जी, बात है, बताइए आपकी चिंताएं क्या और लगता है कि आने वाले दिनों में चिंताएं दूर होंगी? 2019 से पहले बीजेपी में फिर आप उतनी मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आएंगे? जो चिंताएं शैलेंद्र जी थी उसको हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे सरकार पे, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व पे हमको भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि हम लोग 20 महीने से इनसे कहते आ रहे हैं कि जिनका वोट आपने लिया, जिस पिछड़े और दलितों का वोट लिया, कम से कम उनको सम्मान देना सीखो आप। ये सिर्फ अपना दल और सुहेल देव के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, उनके पदाधिकारियों का भी दर्द बता रहा हूं। जवाब दीजिए, उनका भी वही दर्द है, आखिर सम्मान नहीं मिल रहा है, उनका भी कोई काम नहीं हो रहा है। मिश्रा जी, ये कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, उनको कोई दर्द नहीं है। अरे दर्द आप फील्ड में जाके देखो कितना दर्द है, आप दर्द ही दर्द पाओगे, उसकी दवा नहीं दोगे। जो चिंता है आपके श्यामा चरण गुप्ता जी जो इलाहाबाद के ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है हमारे पास। और बीजेपी पार्टी के अंदर मचे इस घमासान को मिशन 2019 से पहले शांत कर पाएगी क्या? सहयोगियों के सवाल यहां सुलझेंगे और क्या जिस तरह से फिजा बदल रही सियासी, उसके नफा नुकसान केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों को भी होंगे? पल पल बदलते समीकरण में ये सवाल अभी भी जीवंत है। लेकिन फिलहाल इस बहस में आज के लिए इतना ही। तमाम दर्शकों, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।